बल्कि वहीं मेरी नंद है, वो मेरे साथ कल गई हुई थी, उनकी भी फर्स्ट कज़न है, तो वो बता रही थी मुझे कि उसी कमरे में ऊपर में जहाँ वो बुज़ुर्ग होते हैं, तो कहती है कि मैं ना वहाँ पे फजर तहज्जुद माशाल्लाह गुजार हैं, फजर भी तहज्जुद में कुरान खान पढ़ती हैं, फिर फजर तक उठी रहती हैं। तो कहती है मैं ना कुरान पढ़ रही थी और तो इतने में ना कबूतर आके इस खिड़की पे बैठ गया और मैं जब बड़े बड़े गौर से देखता रहा। कहती मैं तो उसने साथ ही सर झुका के ना अल्लाह अल्लाहू अल्लाहू पढ़ना शुरू कर दिया। और कहती है मैं इसको देख रही हूँ और उसकी ऐसी आवाज़ थी जिसने मुझे मिसमराइज कर दिया। मैं कहती है जब, और कहती है यहाँ तक नहीं कि मैं ऑस्ट्रेलिया गई, वो ऑस्ट्रेलिया, उनके बेटा एक ऑस्ट्रेलिया में था, कहती जहाँ पे अजान की आवाज़ नहीं आती, जहाँ पे कुरान, मैं ऐसे उठी फजर के टाइम से पहले तहज्जुद के वक्त, तो मुझे बाकायदा, कहती पीछे वो मेरी विंडो के बाहर गार्डन ही गार्डन था, और कहती हैं कि मुझे अजान की पहले आवाज़ आई है अल्लाह अकबर की, और उसके बाद वो ही कबूतर मुझे वहाँ बैठा हुआ अल्लाहू अल्लाहू करता नज़र आया। कहती है मैं हैरान थी कि ऑस्ट्रेलिया जैसी जगह पे, जहाँ पे हम जिस इलाके में रहते थे, दूर दूर तक मसाजिद का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं और स्पीकर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो वहाँ से बाकायदा उस जंगल से मुझे अजान की आवाज़ आए और वो कबूतर आके बैठकर फिर वैसे ही अल्लाह का विर्द करे मेरे सामने। तो यही मतलब उस घर से मुतल्लिक जो मेरा एक था, वो मतलब वहाँ पे एक हुदहुद भी बैठती है, वो भी मुझे बता रहे थे कुरान के एक लफ्ज़ का विर्द करती है, और वो कहती हैं बल्कि उसने मुझे कहा है कि वो मुझे रिकॉर्ड करके देगी, वो हुदहुद डेली आती है, वो देंगी ना आपको। हाँ, मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम में भी अपने ऑडियंस को दिखाऊंगी। तो ये इस तरह की चीज़ें अल्लाह के नेक बुज़ुर्ग, नेक रूहें, नेक मखलूक़ात जो होती है वो अपने होने का भी बताती है, और इस तरह भी हो सकता है। अनबिलीवेबल सी बात है कि मतलब इंसानी अक्ल सोचने पे मजबूर हो जाती है, कैसे पॉसिबल हो सकती है ये बात। तो वहम हो सकता है कि इंसान का, लेकिन एग्जैक्ट वही चीज़ और जो आंखों देखी चीज़ हो उस पर तो यकीन फिर करना पड़ता है इंसान को। वही ना, अब ये चीज़ें, अब इसी तरह जिससे मैंने आपको बताया बस की बात बताई, तो अब एक इसी तरह का वाक़या, इंटरेस्टिंगली इनके नंबर्स भी बड़े करीबी करीबी हैं। बस का नंबर 375 था। इसी तरह एक मलेशियन एयरलाइन MH370, और उसमें 239 पैसेंजर्स थे मौजूद, स्टाफ के अलावा, मैंने टोटल लोग 239 थे पैसेंजर्स, हाँ, और क्रू मिला के सारा वो जो जितना भी वहाँ का होता है वो सारे मिला के, और ये हर तरीके से टेक्निकली फिट थी, हर चेक होती है एयरलाइन उठने से पहले, उसकी फ़नी ख़राबियाँ, हर चीज़ डबल चेक। और हमारे मुल्कों में तो चलो हम कह सकते हैं हमारे बेचारे जहाज़ बहुत थक्कड़ हो गए, लेकिन उनके मुल्कों में तो आपको पता है जहाज़ों की फ़िटनेस का कितना होता है, और फिर उनको बार बार चेक करना। मलेशियन एयरलाइंस में मेरे ब्रदर इन लॉ भी रहे, मेरे जेठ, वो इंजीनियर थे, और वो मुझे बताते होते थे कि जो प्रोटोकॉल हैं जहाज़ को चेक करने के, उसमें इतनी सी भी नेग्लिजेंस वो मतलब मानते ही नहीं है, वो उस चीज़ को मतलब माफ़ी ही नहीं है किसी की, एक आधे इंसान की ज़िंदगी का नहीं, कितने पैसेंजर्स का। और दे आर मतलब बहुत ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड एयरलाइन है, और बहुत ज़्यादा वो फोकस करती है अपने पैसेंजर्स की सिक्योरिटी पर, अपने क्रू की एक्सपर्टीज़ पर, अपने इंजीनियर्स की का वो कोर्सेज़। और वो मेरे जेठ जब काम करते थे तो वो 24 घंटे ऑन टोज जिसे कहते नहीं है, वो हर वक्त एक एक चीज़, हम कभी कहते थे ना वेकेशन, वो कहते हैं ना 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 ना, ये तो हम अपनी जॉब में एक सेकंड की नेग्लिजेंस नहीं कर सकते। एयरलाइन इतनी इस तरह कंसिडर करती है इस जॉब को, इतना सीरियस। तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे कोई टेक्निकल ख़राबी हो जाए, कोई इंजीनियरिंग इशू आ गया, या ह्यूमन एरर की गुंजाइश नहीं है। ह्यूमन हर तरीके से उसको ट्रायल भी होता है फ्लाई करने से पहले, सो मैनी फॉर्मेलिटीज़। तो ये जहाज़ जो था, इन तमाम फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हर तरफ से ओके होके पैसेंजर्स बड़े खुशी खुशी। अब इंटरेस्टिंगली ये जहाज़ भी चाइना जा रहा था।
और वो बस जो है वो 375 नंबर था और इसका 370 नंबर था। अरे क्या लिंक है इन दोनों ये तुम चीजों देखो का? ना, मुझे भी एकदम क्लिक हुआ। यकीन मानो, जब मैं ये दोनों चीज़ें पढ़ रही थी, इनको स्टडी कर रही थी, मैंने ऐसे आंखें बंद की तो मुझे एकदम 370 लहराता हुआ नजर आया। हाँ। तो उसे 375 और दोनों चाइना के इंसिडेंट। और मुल्क चाइना, इनमें ये तीन चीज़ें बड़ी मुश्तरका हैं कि ये लिंक्ड अप हैं। ये कोई अदद का भी इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है। पहले चाइना ने कोरोना से डराया है, हाँ, अब चाइना हमें सुपरनैचुरल चीजों से डरा रहा है। चाइना पता नहीं क्या अजीबोगरीब चीज़ें करता है कि इस तरह के अजीबोगरीब वाक़यात होते हैं। बहरहाल इस पे तो आई थिंक जो आप बात बताने लगे इसके बारे में थोड़ा सा सुना है। मैं पूरी स्टोरी तो अब आज आपसे सुनूंगी, मैं तो जानती नहीं हूँ, लेकिन आई गेस ये कोई 10 साल पुरानी बात है। हाँ, ऑलमोस्ट कुछ मतलब तरक्की अरूज पे थी। 10 साल पुराना। आप देख लें, जो पूरा जो एयरलाइन को से आप कोऑर्डिनेट करता है एयरपोर्ट पे, पूरा एक सिस्टम होता है। वो आप उनको, आप 1000 किस्म की चीज़ें लगे हुए हैं, ब्लैक बॉक्स लगा हुआ है मैसेजेस भेजने का, कोई अलर्ट हो, कोई ऐसी सूरत हाल फ़नी ख़राबी है उसकी इतला। ये कोई इतना पुराना भी नहीं कि जब इतना सिस्टम एडवांस नहीं था। ये तब की बात, अभी 10 साल पहले हुई बात है कि इतनी पुरानी बात नहीं है कि जिसको अब ये चाइना का जो है वो भी सीसी कैमरास के दौर का इवेंट है। बस का जो है वो भी कोई इतना पुराना नहीं है कि जिसकी आप ढूंढें कि ये भी यार इतनी तरक्की नहीं की थी साइंस, उनको कैप्चर करना मुश्किल था, उसको ढूंढना मुश्किल था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका पता लगाना मुश्किल था। तो कई 100 साल पुरानी बातें हों तो चलो समझ में आती कहते है। हैं कि तब तो इतनी एडवांस अब टेक्नोलॉजी तो नहीं थी। बहुत एडवांस मतलब पूरी सिस्टम है, इसको आप। लेकिन इतना तजस्सुस पैदा कर दिया आपने सादी आपा। फ्लाइट में क्या हुआ था? अच्छा, फ़्लाइट बिल्कुल स्मूथ फ़्लाइट थी। जब वो उड़ी है, पैसेंजर वर वेरी रिलैक्स्ड और बहुत, ये रात की फ़्लाइट थी, 1 बजे के करीब उड़ी है और 1:19 पे जो है इसका राब्ता एयरपोर्ट का उससे हुआ है, पायलट से हुआ है। उनकी पूरी गुफ्तगू रिकॉर्ड है, मतलब नॉर्मल बातचीत हो रही है, ये भी क्लियर है, सब ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। ये चीज़ें प्रोटोकॉल जो होते हैं उसे सब ओके की खबर दी है। और 1:20 पे एकदम वो जो स्क्रीन पे आ रहा था कि आपकी फ़्लाइट जा रही है, वो आपको फ़्लाइट बाकायदा नज़र आती है वहाँ से जाते हुए मतलब स्क्रीन पे, और वो आहिस्ता आहिस्ता वो डार्क होके एयरलाइन गायब होता गया, मतलब उनके रडार से गायब हो गया। और जब मतलब 1:20 पर 1 मिनट के वक्फे पे जैसे ही वो मलेशिया की हदूद क्रॉस किया, वो मलेशिया की हदूद थी जो उन्होंने इतने मिनटों में, 1 बजे की फ़्लाइट थी, 1:19 पर बात हुई, ऑल ओके। अब वो क्योंकि हदूद क्रॉस करने लगे थे मलेशिया की, तो मलेशिया एयरपोर्ट से वो उनको इन्फॉर्म किया कि वी आर क्रॉसिंग मलेशिया, अब हम जा रहे हैं टूवर्ड आगे। तो बीच में बल्कि वियतनाम आगे, उससे अगला वियतनाम था। अभी वो हवा में ही थी कि वो एकदम से जहाज़ की पिक्चर जो इस पर आ रही होती है उसको लोकेट, वो डार्क होना शुरू हो गया और देन दे जस्ट डिसअपीयर। ना किसी और मुल्क के रडार पे आया, ना आसमान पे कहीं मौजूदगी, आसपास चेक तो किया होगा ऑब्वियसली उन्होंने, सारी इर्द गिर्द की जितना भी उनका जो रडार एयरपोर्ट्स लगते थे या सिविल एविएशन के ऑफिसर्स थे या जो एयर की मॉनिटरिंग करते हैं, आपको पता है हर मुल्क की सरहद पे कोई भी जहाज़ बग़ैर शेड्यूल आता है या कुछ होता है, वो फ़ौरन नोटिस में आ जाता है, रडार में आ जाता है, उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब आगे आ जाती है। लेकिन इस जहाज़ के रडार से गायब हुआ, फिर आसमान से ही गायब हो गया। मतलब किसी आसमान के किसी कोने में नहीं पाया गया, ज़मीन के किसी कोने में नहीं पाया गया, समुंदर की किसी तह में नहीं पाया गया। तो कहाँ गया वो 239 इंसानों समेत एक ह्यूज जहाज़, कहाँ गया ये किसी को आज तक। इसकी डॉक्यूमेंट्री जो बनी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसमें बड़े बारीक नुक्ते हैं, ईच एंड एवरी डिटेल है।
वो तो थोड़ा पिक्चराइजेशन भी किया ना कि कैसे पैसेंजर बैठे हुए थे, कौन कौन जा रहा था, बच्चे भी थे, औरतें भी थी, उनका भी तो क्या ड्रामेटिकली हाँ, और लेकिन फुटेज भी थी इनके पास, लाइव फुटेज भी थी, एयरपोर्ट की फुटेज Okay. थी, चढ़ते हुए Very interesting. जहाज के उड़ते हुए की फुटेज थी, और कौन कौन चढ़ रहा है उतर रहा है वो सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। मतलब वो घर वाले जिनके लोग घर के लोग गए होंगे, दैट थिंक अबाउट देम, ना वो रो सकते हैं, ना वो मतलब मरा हुआ समझ सकते हैं, ना वो जिंदा समझ सकते हैं। उनकी क्या, और इसकी क्या लॉजिक है? या तो जहाज जमीन पे होता है, हाँ, आसमान या पे होता आसमान है, या समुंदर में गिर सकता है, मतलब समुद्रों में गिर जाता है, लेकिन उसका फ्यूल कहाँ भी हवा में कैसे रह सकता है वो 10 सालों से? क्या हवा में कहीं क्रैश हुआ, कहीं पे तो कहीं मालूमात इस होगी। 10 साल में उस जहाज का कोई एक क्लू नहीं मिला कि वो किधर है। उसकी मतलब उसका वजूद ही माइनस हो गया कि वो जैसे कभी था ही नहीं। और किसी आसपास की सैटेलाइट से कनेक्ट भी हुआ है तो मतलब कोई तो हिंट मिला होगा ना। कुछ भी नहीं, कोई किसी मुल्क से कोई कनेक्शन नहीं, किसी को नहीं पता चला कि इस हदूद के बाद 1:20 के बाद सुबह के जहाज़ कहाँ चला गया। ये 20 मिनट जो जहाज़ एग्जिस्ट कर रहा था, उड़ रहा था 239 लोगों के साथ, जिनके पीछे फैमिलियाँ थीं, जिनका नाम था, जिनका वजूद था, और Obviously. उसके बाद वो सब बेवजूद हो गए। वो सब जहाज़ का वो कहीं मलबा मिल जाता, समुंदर की तह से मिल जाता उस एरिया में, और उसके पेट्रोल भी लिमिटेड होता है, अपने जितनी उनकी वो होती है उससे थोड़ा सा एक्सेसिव होता है, ज़्यादा नहीं होता। वो कोई बिल्कुल तीसरे कोने में भी नहीं निकल सकता था। लेकिन क्या आसमान, जिसे हम मुहावरतन बोलते हैं ना, आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई? ना ज़मीन ने निगला, ना आसमान ने खाया, ना समुंदर ने पिया, तो क्या कहा।